हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुमित्राना। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एंट अमीवा हिस्टोलिटिका। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर एंट अमीवा हिस्टोलिटिका के ऊपर एक क्लास लेकर के आइए, तो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। लेकिन ये क्लास आपको यूट्यूब के ऊपर पहला लेक्चर तो मिलेगा, लेकिन दूसरा तीसरा या जो भी इसके आगे वाले लेक्चर हैं वो सब आपको आपके अपनी एप्लीकेशन सुमित्राना बीएससी क्लासेस पर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक लोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और फटाक से एप्लीकेशन लोड करके आप सारी क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे रिकॉर्डिंग्स को हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर ही अपलोड कर दें। ठीक है। जब सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएंगी फिर कहीं लाइव क्लासेस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर जुड़ने के बाद में जो है क्लासरूम के भी लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ सदस्य का या फाइलम का एक बहुत बड़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। राइट। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में सबसे पहले अगर अपन लोग बात करेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको कि फाइलम इसका क्या है, प्रोटोजोआ है। सब फाइलम क्या है, सार्कोमस्टिगोफोरा है। सुपर क्लास इसकी है सार्कोडिना। क्लास की बात करें तो राइजोपोडा है। ऑर्डर की बात करें तो अमीबिडा है। जीनस क्या है इसका, एंट अमीबा, जो कि आपका पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे, थोड़े से इटैलिक होंगे और अंडरलाइन किया जाएगा। और स्पीसीज इसकी है हिस्टोलिटिका, जिसकी खास बात क्या है कि इसका पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी मतलब पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब स्मॉल रहेंगे, ऐसा नहीं है। सारे के सारे लेटर स्मॉल रहेंगे, बट लिखे कैसे जाएंगे, इटैलिक में, और अंडरलाइन रहेगा जब आप इसको रिटर्न करेंगे या कॉपी में लिखेंगे तब। ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की कुछ खास बातें हैं बच्चों, पहले नंबर उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देन उसके आगे हम लोग इसके हैबिटेट मॉर्फोलॉजी की तरफ डिस्कस करेंगे। राइट। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह एक अमीबा लाइक माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग या पैथोजेनिक एंडोपैरासाइट होता है। मतलब जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये अमीबा के जैसा होता है, जैसा अमीबा होता है बिल्कुल उसी तरीके से ही होता है, उसके जैसा ही होता है। माइक्रोस्कोपिक इन द सेंस ये विदाउट माइक्रोस्कोप आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। डिजीज प्रोड्यूसिंग कहने का मतलब होता है कि ये एक रोग जनक या रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोन है। पैथोजेनिक एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रह करके, बॉडी के अंदर रह करके ये क्या करता है, एक रोग को उत्पन्न करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा, माइक्रोस्कोपिक अमीबा लाइक डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजेनिक एंडोपैरासाइट। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, या मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये पाया कहां जाता है, तो ये स्पेशली ह्यूमन बींग्स में ही पाया जाता है। इसके अलावा आपको बहुत रेयर है, बुक में कुछ और भी ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं, वर्टिब्रेट्स लिखे, लेकिन स्पेशली ये क्या है, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में ये कोलन भाग में पाया जाता है। कहां पर, कोलन। आपको पता ना कि ह्यूमन की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला सिकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। राइट। तो कोलन भाग में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कभी कभी घूमने चला जाता है, और ये यहीं तक सीमित नहीं रहता। क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है कि अगर ज्यादा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये हमारे हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन में भी पहुंच जाता है, और वो कंडीशन बहुत डेंजरस होती है। तो यह मनुष्य के स्पेशली कहां पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली कोलन भाग में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, यह ह्यूमन में एक रोग उत्पन्न करता है, एक डिजीज प्रोड्यूस करता है, जिसे अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री कहने का मतलब अमीबिया पेचिस। ठीक है। अमीबिया पेचिस यानी कि होगा क्या, इस डिजीज में जब पेशेंट स्टूल एक्सक्रीट करने जाता है तो उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन का जो म्यूकस पार्ट होता है वो भी क्या होता है, बाहर बॉडी के निकलता है, और साथ के साथ ब्लीडिंग भी होती है। राइट। तो यह ह्यूमन में एक रोग उत्पन्न करता है, और ये जो कॉजेज हो रहे हैं ये अमीबियासिस के कारण होता है, या अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। और ये हो किसके कारण रहा है, ये हो रहा है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण हो रहा है। राइट। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एंट अमीबा की खोज। अब ये कुछ खास बातें आ गई कि भाई इसको खोजा किसने, है ना। तो एंट अमीबा की खोज सर्वप्रथम
लैम्बल ने 1859 में की थी। किसने करी थी? लैम्बल। इस बात को याद रखिएगा, कब करी थी? 1859 में, ठीक है, 59 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है एंट अमीबा की पैथोजेनिसिटी, यानी खोजा था लैम्बल ने, लेकिन ये किसने बताया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक रोग जनकता का पैरासाइट है, एक रोग जनक पैरासाइट होता है, ये रोग को उत्पन्न करने वाला पैरासाइट होता है, ये बताया था लॉश ने। किसने? लॉश ने। तो एंट अमीबा की पैथोजेनिसिटी के बारे में सर्वप्रथम लॉश ने 1875 में बताया था, राइट। किसने? लॉश ने 1875 में बताया था। तो ये कुछ खास बातें बच्चों जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एक साइंटिस्ट है डबल। तो डबल ने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में डिटेल्ड स्टडी, यानी कि डबल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की डिटेल्ड स्टडी, यानी इसके बारे में जो बहुत गहन अध्ययन किया, वो किसने किया? डबल ने किया, और अपनी पुस्तक, अपनी बुक अमीबा ऑफ मैन में किया था। तो डबल ने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में डिटेल्ड स्टडी अपनी बुक अमीबा ऑफ मैन में किया था, यानी कि डिटेल्ड स्टडी के बारे में जो बताया था, सबसे ज्यादा स्टडी जो करी थी वो किसने की थी? डबल ने की थी, और इन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिख डाली जिसका नाम है अमीबा ऑफ मैन। तो अमीबा ऑफ मैन किसने लिखी? डबल ने। किसके उपलक्ष्य में लिखी? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के उपलक्ष्य में लिखी, इस बात को याद रखिएगा। अब एक खास बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहां कहां पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका। तो देखिए लिखा हुआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक कॉस्मोपोलिटेंट, कॉस्मोपोलिटेंट कहने का मतलब होता है विश्वव्यापी, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में आपको मिलेगा, या हम यूनिवर्सल कह सकते हैं, हर जगह आपको मिल सकता है। जितने भी कंट्रीज हैं हमारी इस अर्थ पे, हर जगह आपको ये देखने को मिलता है, स्पीसीज है। लेकिन यह मुख्य रूप से या सामान्य रूप से, ठीक है, लेकिन यह सामान्य रूप से इंडिया, चाइना, मैक्सिको, सामान्य रूप से जो बहुत अधिक रूप में पाई जाती है वो इंडिया में हो गई, चाइना में हो गई, और मैक्सिको में हो गई, आदि कंट्रीज में पाई जाती है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा वो क्या देखा कि ये तो वर्ल्ड वाइड है, पहली बात तो हर जगह पाई जाती है। दूसरी बात जो कॉमन फॉर्म में, कॉमनली फॉर्म में पाई जाएगी वो इंडिया, चाइना और मैक्सिको है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि भैया इसका स्वभाव और वासस्थान क्या है ना। तो देखिए पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन भाग में या कोलन भाग के म्यूकोसा व सब म्यूकोसा में पाया जाता है। तो इंटेस्टाइन में दो भाग होते हैं, इंटेस्टाइन में कुछ पोर्शन पाया जाता है, यह मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको म्यूकोसा और सब म्यूकोसा कहते हैं। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पाया जा रहा है, इसके अंदर क्या है? ये रहता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यह इंटेस्टाइन की वॉल से, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन की भित्ति है उससे टिश्यू व रेड ब्लड सेल्स को फीड करता है। तो एंट अमीबा यहां पर रह करके म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में रह करके उसकी भित्ति से टिश्यूज को खाता है और रेड ब्लड सेल्स को अपने फूड में क्या करता है? ऑब्टेन करता है, ठीक है, जिससे इंटेस्टाइन में अल्सर और डिसेंट्री हो जाती है। इंटेस्टाइन में अल्सर और डिसेंट्री, अल्सर कहने का मतलब घाव, तो इंटेस्टाइनल घाव, इंटेस्टाइनल अल्सर किसके कारण हो रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण हो रहा है। और यहां पर होगा क्या कि आंत में घाव बन जाते हैं, जिससे ब्लड जो होता है वो रिश्ता रहता है, और ब्लड जो है वो स्टूल के माध्यम से बॉडी के बाहर भी निकलता है। और अल्सर जब हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इंटेस्टाइन जब घाव हो जाएगा इंटेस्टाइन में, तो आप जो भी खाएंगे पिएंगे, पहली बात तो इच्छा नहीं होगी खाने पीने की, और आप जब खा पी नहीं पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, एट द लास्ट क्या होगा? डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो इसका उपचार बहुत जरूरी है, ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। डिसेंट्री वही पेचिस हो जाती है, जिसके कारण ह्यूमन को लूज स्टूल, ठीक है, लूज स्टूल यानी कि जो टॉयलेट होगी वो काफी लूज होगी, ठीक है, जिसे हम लोग डायरिया भी कहते हैं। ब्लड स्टेन पेनफुल म्यूकस मोशन, ठीक है, आंत में बहुत ज्यादा पेनफुल क्या होगा? पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल मोशन होगा, और उस मोशन के कारण क्या होगा? ब्लड बाहर की ओर आ जाएगा, ब्लड इंटेस्टाइन में भरने लगता है, ठीक है, जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफी डेंजरस डिजीज है भाई। अगला है इसके अधिक इन्फेक्शन के कारण यह स्पीसीज ब्लड में इंटर होकर, यानी कि बहुत ज्यादा अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तब क्या होगा?
तो ये स्पीसीज ब्लड में इंटर होकर ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा लीवर, लंग्स, किडनी, टेस्टिस, ब्रेन आदि को भी इन्फेक्ट कर देती है। ठीक है, आदि को भी क्या कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है, जिससे पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई। अब हम लोग बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजी की बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और ये हम लोग पहले लेक्चर में ही देखेंगे। सेकेंड लेक्चर में जो माइन्यूटा है और जो इसकी लाइफ साइकिल है उसको कवर करेंगे, और वो आपको आपके एप्लीकेशन पर ही मिलेगा बच्चा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। और अगर आपको आगे पढ़ना है तो हमारा एप्लीकेशन लोड करिए, सुमित राणा बीएससी क्लासेस। बहुत ही मिनिमम प्राइस में वहां पर आपसे मैं पेमेंट ले रहा हूँ, बहुत मिनिमम, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और आप अपनी कंटिन्यूअस क्लासेस कर सकते हैं डिटेल फॉर्म में। चलिए मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, एंटमीवा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल एक परपोषी यानी कि मोनोजेनेटिक होती है। कैसी होती है, मोनोजेनेटिक होती है, एक परपोषी होती है। यानी कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो केवल और केवल एक ही होस्ट के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। किसके ऊपर, एक ही होस्ट के ऊपर क्या हो जाती है बच्चा, कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, खास बात क्या है इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यह एक द्विरूपी परजीवी होता है, यानी डाइमॉर्फिक पैरासाइट। डाइमॉर्फिक पैरासाइट कहने का मतलब होता है कि लाइफ साइकिल तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म लाइक हमारे अंदर ही, ह्यूमन बींग्स के अंदर ही कंप्लीट करता है, लेकिन इसके जो स्वरूप होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, यह द्विरूपी परजीवी होता है, डाइमॉर्फिक पैरासाइट होता है, अर्थात इसकी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म पाई जाती है। पहली जो फॉर्म होती है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नम। क्या बोलते हैं, मैग्नम। मैग्नम को ट्रोफोजाइट भी कहा जाता है, ये इन्फेक्टेड फॉर्म होती है और फीडिंग फॉर्म होती है। दूसरा है माइन्यूटा। तो पहली है मैग्नम, दूसरा है माइन्यूटा। अभी जो मैग्नम है, इस मैग्नम को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ट्रोफोजाइट कहते हैं। और मैग्नम से ही क्या बनता है, माइन्यूटा बनता है। मैग्नम या ट्रोफोजाइट, ट्रोफोजाइट से क्या बनता है, माइन्यूटा बनता है, माइन्यूटा से अगेन मैग्नम बनता है। तो ये लाइफ साइकिल है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी मैग्नम के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैग्नम क्या है, या ट्रोफोजाइट क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह एक मोटाइल, कैसा होता है, मोटाइल होता है, गतिशील होता है। इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा फ्लैजला पाए जाते हैं जिससे ये मोशन करते हैं, मोटाइल होता है, एक्टिव होता है, ओवल शेप होता है, पैथोजेनिक होता है यानी कि रोगजनक, यानी रोग इसके कारण उत्पन्न होता है, और फीडिंग स्टेज, फीडिंग स्टेज ये आप देख रहे हैं जो ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसका ट्रोफोजाइट या मैग्नम है। ठीक है, मैग्नम। ठीक है, मैग्नम या ट्रोफोजाइट स्टेज यही कहलाती है, फीडिंग स्टेज होती है। राइट, कौन सा, ये मैग्नम है, या इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोजाइट। ये मैग्नम फॉर्म है आपका। राइट, इस मैग्नम फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी मैं इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब समझ में आएगा। आगे देखिए क्या लिखा, यह लगभग 30 माइक्रोन डायमीटर वाला होता है। तो जो मैग्नम होता है ये 30 माइक्रोन डायमीटर का होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, मैग्नम स्टेज को ट्रोफोजाइट भी कहते हैं। मैंने बताया ना, मैग्नम को ही क्या कहते हैं, ट्रोफोजाइट कहते हैं। यानी ये जो मैग्नम स्टेज है इसी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रोफोजाइट कहते हैं। तो मैग्नम स्टेज को ही ट्रोफोजाइट कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। मैग्नम स्टेज को ही ट्रोफोजाइट कहते हैं। यह स्टेज ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक होती है, यानी कि मनुष्य के लिए ट्रोफोजाइट ही क्या करता है, इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन को कॉज करता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इसके चारों ओर हेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि अर्ध पारगम्य प्लाज्मा लेमा, हेमी ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा लेमा की कवरिंग पाई जाती है। यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो इसके चारों ओर यहां पर क्या पाई जा रही है, प्लाज्मा लेमा पाई जा रही है, और ये कैसी है, हेमी ट्रांसपेरेंट यानी अर्ध पारगम्य, हेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा लेमा, हेमी ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा लेमा की कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया, हेमी ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा लेमा की कवरिंग पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसका साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में डिवाइड रहता है। देखिए डायग्राम में जो साइटोप्लाज्म है, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वो एक्टोप्लाज्म यानी कि मेम्ब्रेन की तरफ, एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म इन दो भागों में क्या रहता है, भरा रहता है या पाया जाता है। साइटोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म जो होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म पाया जाता है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है,
आगे देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियस के चारों ओर एक पतली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस पाया जा रहा है इसके चारों ओर क्या पाया जा रहा है, एक पतली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। यानी ये जो न्यूक्लियस है इसको अगर हम बाहर निकालें, इस न्यूक्लियस को अगर हम बाहर निकालें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के चारों ओर पतली थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही, इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक पतली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। राइट, एक पतली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। आगे देखिए लिखा हुआ है क्रोमेटीन, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, क्रोमेटीन ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो यहाँ पर क्रोमेटीन कण है उनकी बात हो रही, क्रोमेटीन ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर अटैच रहते हैं। आप यहां पर देखिए जो क्रोमेटीन ग्रेन्यूल्स है लाइक दिस, ये जो क्रोमेटीन ग्रेन्यूल्स है ना, ये क्रोमेटीन ग्रेन्यूल्स, ये क्रोमेटीन ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर लाइक दिस, ये देखो ये अटैच है क्रोमेटीन ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर क्या रहते हैं बच्चा, अटैच रहते हैं। ये देखो ये देखो, कतई रटने की आवश्यकता नहीं है मेरा भाई, बस समझिए, बिल्कुल समझिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो क्रोमेटीन ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर अटैच रहते हैं, बराबर। आगे देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियस के सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में एंडोसोम या इसी को हम लोग कैरियोसोम भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस के सेंटर में एंडोसोम या कैरियोसोम पाया जाता है तथा इसके चारों ओर, तथा इसके चारों ओर या चारों तरफ एक क्लियर एरिया यानी एक साफ भाग, ठीक है, एरिया पाया जाता है जिसे हालो कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हालो कहते हैं। एवं न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। तो देखिए यहां पर ये आप देखिए जो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो क्लियर एरिया पाया जा रहा है, ये जो क्लियर एरिया यहां पर ये देखिए जो न्यूक्लियोसोम है, यानी कि एक सेंटर में क्या पाया जा रहा है, एंडोसोम पाया जा रहा है जिसको हम लोग कैरियोसोम भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस के सेंटर में क्या पाया जा रहा है, एंडोसोम पाया जा रहा है, और एंडोसोम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोसोम कहते हैं। और इसके चारों तरफ एक क्लियर एरिया पाया जा रहा है, एक साफ एरिया पाया जा रहा है जिसको हम लोग हालो कहते हैं। लाइक ये वाला एरिया कौन सा है, हालो है। तो एंडोसोम के चारों तरफ क्या है, एक हालो एरिया पाया जाता है, ठीक है, और ये क्लियर दृश्य होता है। इससे क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रेशंस, न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रेशंस निकले रहते हैं, और इसी में क्या भरा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। इसी में क्या भरा रहता है बच्चा, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। तो यहां पर क्या भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है। अच्छा आगे देखिए मैग्नम व माइन्यूटा, अगर हम मैग्नम और माइन्यूटा दोनों की बात करें तो दोनों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती हैं। इस बात को याद रखिएगा, मैग्नम और माइन्यूटा इन दोनों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होती है बच्चा, एब्सेंट होती हैं। मैग्नम में एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है, मैग्नम में क्या पाया जाता है, एक स्यूडोपोडिया पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः इसे मोनोस्यूडोपोडिक स्पीसीज कहते हैं। तो यहां पर ये जो एंटमीवा स्टोलिटिका है, एक स्यूडोपोडिया पाए जाने के कारण इसको मोनोस्यूडोपोडिक स्पीसीज कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोस्यूडोपोडिक स्पीसीज कहेंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या पाया जा रहा है, ओनली एंड ओनली एक स्यूडोपोडियम पाया जा रहा है, जिसके कारण इसको मोनोस्यूडोपोडिक स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, मोनोस्यूडोपोडिक स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है मोनोस्यूडोपोडिया की सहायता से, यानी कि जो मोनोस्यूडोपोडिया यहां पर एक स्यूडोपोडिया पाया जा रहा है, इसकी सहायता से इसमें मूवमेंट लिमेक्स घोंगे या लाइमेक्स घोंगे, लाइमेक्स स्नेल एक स्पीसीज है, ठीक है, घोंगा की, राइट, इसको हम लोग लिमेक्स कहते हैं। तो लिमेक्स स्नेल के समान होती है। तो जैसे लिमेक्स स्नेल में मूवमेंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर एंटमीवा हिस्टोलिटिका भी मोनोस्यूडोपोडिक या मोनोस्यूडोपोडिया के कारण मूवमेंट को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है मैग्नम स्टेज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, मैंने बताया ना ये कहां पाया जाता है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में धसी रहती है या पाई जाती है। अगला पॉइंट, इसकी फूड वैक्यूल्स में, समझिए इसकी फूड वैक्यूल्स में फूड के रूप में, यानी कि जो उसमें खाद्य रिक्तिकाएं पाई जा रही हैं उसके अंदर इसकी फूड वैक्यूल्स में फूड के फॉर्म में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया,
आदि भाग पाए जाते हैं, इनको एंट अमीबा फूड के फॉर्म में ऑब्टेन करता है। तो एंट अमीबा जो है इन सबको भोजन के रूप में क्या करता है, प्राप्त करता है या ऑब्टेन करता है। इस बात को याद रखिएगा। इतना समझ में आया बच्चों? आगे देखिए लिखा हुआ है कभी कभी मैग्नम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैग्नम फॉर्म लीवर में इंटर कर जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मैग्नम होता है ये लीवर में भी क्या करता है, एंटर कर जाता है, वहां पर इंफेक्शन प्रोड्यूस कर देता है। आगे देखिए लिखा हुआ है इस पैरासाइट तथा होस्ट का नेचर, यानी कि जो पैरासाइट है और इस पैरासाइट का जो, यह जो पैरासाइट है और जो होस्ट है, यानी कि ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया और होस्ट हम लोग हो गए, इसके हमारे अंदर पाया जाता है। तो इस पैरासाइट तथा होस्ट का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, आइसोटॉनिक होती है, यानी सम परासरणी होती है। सम परासरणी कहने का मतलब क्या होता है, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट या इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती, अर्थात क्योंकि इसमें ऑस्मोसिस यानी परासरण के द्वारा जल का प्रवेश नहीं होता या ऑस्मोसिस की क्रिया होती तो वाटर यहां पर नहीं जाएगा, यानी कि वाटर का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो नेचर होता है बिल्कुल होस्ट के जैसा ही होता है। तो हम लोगों में भी तो ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बॉडी एकदम वो वैसी होती है, ऐसा नहीं, हम लोग पानी पीते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से नेचर इसका होता है, इसलिए इसको आइसोटोनिक कहते हैं और इसीलिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। लास्ट पॉइंट है मैग्नम का न्यूक्लियस वेसिकुलर होता है। वेसिकुलर न्यूक्लियस कहने का मीनिंग क्या हुआ भाई, जो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है ये न्यूक्लियस कैसा होता है, वेसिकुलर होता है। वेसिकुलर न्यूक्लियस ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो वेसिकुलर न्यूक्लियस कहने का मतलब होता है कि इसके अंदर, अर्थात इसके अंदर क्रोमेटिन सब्सटेंस कम तथा न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा होता है। तो इसके अंदर क्रोमेटिन कम होगा और साइटोप्लाज्म या हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा होगा। तो क्रोमेटिन कम, न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा, जिसके कारण ही आप देखेंगे कि इसको वेसिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट, वेसिकुलर न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस वेसिकुलर होता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन सब्सटेंस कम होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग वेसिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। तो बच्चों यहां तक ही हम लोग रखेंगे, ठीक है, मैग्नम तक ही हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नम के आगे माइन्यूटा और इसकी लाइफ साइकिल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, और जो हमारे एप्लीकेशन पे बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो आइए जुड़िए। वैसे तो ये इतनी लाइफ साइकिल आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आपको हमसे डायरेक्ट जुड़ना पड़ेगा बच्चों। आपका सपोर्ट ही हमारा सब कुछ है। धन्यवाद।